ना देखो मुड़कर मंजिल को पाना है, ना देखो मुड़कर मंजिल को पाना है, अपनी हस्ती को आफताब बनाना है। ना देखो मुड़कर मंजिल को पाना है, अपनी हस्ती को आफताब बनाना है। ना मचलना राहों में चांद को देखकर, ना मचलना राहों में चांद को देखकर, आपको तो सूरज बनकर आसमां को जगमगाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज हम बात करेंगे BHU CHS बायोलॉजी एंट्रेंस पेपर की, जो पूछा गया था 2016 में। हम यहाँ पे आज 1 से 25 तक टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो शुरू हो रहा है 51 से और ख़त्म होगा 75 तक। आप 51 को 1 कंसिडर करेंगे और 75 को 25 कंसिडर करेंगे। और हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द हार्मोन्स विच हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। वह हार्मोन जो कन्वर्ट करता है किसको, ग्लाइकोजन को, किसमें, ग्लूकोज में। द हार्मोन विच कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब देखिए, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को, वो कौन सा हार्मोन है, वो हार्मोन है आपका ग्लूकागॉन। बाकी ऑप्शन देख ले, इंसुलिन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन। देखिए, अब देखिए, ग्लूकागॉन का काम होता है क्या, कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ठीक है, क्या काम होता है इसका, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। ये दोनों हार्मोन अगर हमारे बॉडी में बैलेंस्ड वे में हैं, नॉर्मल हैं, कभी ना हमको डायबिटीज होगा और ना कभी हमको हाइपरग्लाइसेमिया होगा। नेक्स्ट है थायरोक्सिन। इसका काम होता है क्या, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना, मेटाबॉलिज्म मेंटेनेंस। मतलब बॉडी में कौन सी रिएक्शंस हो रही है, कैसे हो रही है, इसको थायरोक्सिन। दूसरा है कैल्सिटोनिन। ये इसका क्या काम होता है, बॉडी में कैल्शियम या मिनरल्स को मेंटेन करना। ठीक है, अब देखिए एक और काम, जैसे यहां पे है कि ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये कौन करता है, ग्लूकागॉन। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, तो इसका क्या होता है आंसर, इसका आंसर होता है आपका इंसुलिन। लेकिन है क्वेश्चन कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकागॉन। मतलब ग्लूकागॉन और इंसुलिन आपस में अपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसलिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इसलिए ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में घटा रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रेज रिजल्ट्स इन। मतलब ये कि हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव एक्सपोजर, और मान लीजिए यूवी रेडिएशंस, जो यूवी रेडिएशन क्या होता है कि जो सनलाइट के अल्ट्रा वायलेट रेज आती है हमारे बॉडी में, अगर हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़े तो क्या प्रभाव हो सकता है, तो डैमेज टू लंग्स। बेटा लंग्स तो अंदर होता है, तो उस पर इफेक्ट सनलाइट का क्या पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा डैमेज टू किडनी, किडनी भी हमारे बॉडी के अंदर है, तो उस पर यूवी रेडिएशन का डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेप्टिक अल्सर, भैया पेट के अंदर छाले पड़ जाएंगे गर्मी से, तो डायरेक्ट नहीं ना इफेक्ट है किसी का। यहाँ पे स्किन कैंसर, स्किन बाहर में है, स्किन बर्न, सन्स स्क्रीन, ठीक है, और हीट स्ट्रोक या फिर स्किन कैंसर हो जाते हैं, किससे, यूवी रेडिएशन से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्किन कैंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन। बाइसेक्सुअल मतलब जो दोनों सेक्स हो, बाई मतलब दो और सेक्स मतलब दोनों सेक्सुअल हो। तो भैया मेन जो हमारा सेक्सुअल पार्ट होता है फ्लावर में कौन सा होता है, वो होता है पिस्टिल, मेल फीमेल के लिए, और मेल के लिए क्या होता है, स्टामिन। अब देखिए, अगर पिस्टिल है सिर्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है, अगर
तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर स्टामिन है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है किसी फ्लावर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर। बट अगर दोनों हो तो क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो क्या है यहां पर? स्टामिन ओनली नहीं, ये तो जाएगा पिस्टिल, स्टेमिनेट कार्पेल ओनली। पिस्टिल को ही दूसरा नाम देते हैं हम लोग कार्पेल, तो कार्पेल ओनली ये भी नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? तो कार्पेलरी फ्लावर फीमेल वाला। आइदर स्टामिन और कार्पेल, अगर दोनों में से कोई एक होता है तो इसको नाम देते हैं क्या हम लोग? इसको नाम देते हैं हम लोग, अगर दोनों में से कोई एक है तो उसको नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही साथ में हो तो बोलते हैं बोथ स्टैमिन एंड कार्पेल हो तो क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, ट्रू फ्रूट्स जो है वो किसके द्वारा डेवलप होता है? तो ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। पूछ रहा है पिस्टिल, पूरा पिस्टिल। अब देखिए यहाँ पे पूरा पिस्टिल मतलब जो फीमेल पार्ट है, कंप्लीट फीमेल पार्ट, क्या फ्रूट में डेवलप होता है? बिल्कुल नहीं। स्टिग्मा मतलब जो अपर पार्ट है, जैसे कि अगर हम लोग बनाएं एक नॉर्मल डायग्राम, किसका ये डायग्राम है? ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, और ये है आपका ओवरी। तो ये पूरा पार्ट क्या है आपका? पिस्टिल है। तो क्या कंप्लीट पिस्टिल कन्वर्ट होता है फ्लावर में? बिल्कुल नहीं। स्टिग्मा सिर्फ इस वाले पार्ट से फ्लावर बनेगा, सॉरी फ्रूट बनेगा? बिल्कुल नहीं। ओवरी, दिस इज द पार्ट विच कन्वर्ट इनटू फ्रूट, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। स्टाइल सिर्फ इस पार्ट से बनेगा? ये भी गलत है। तो ओवरी से पूरा बनता है फ्रूट, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से बनता है आपका सीड। ये कन्वर्ट होता है किस चीज में? सीड में, और ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच इन्फॉर्म ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रेवल करने में कौन हेल्प करता है? एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग। अब देखिए एक मैं बना रहा हूं, आप खुद से ही समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक नॉर्मल जो डेंड्रॉन सेल्स होते हैं, डेंड्राइट्स, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। चलिए इसको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल बॉडी। अब बताइएगा कि जब सेल बॉडी है, ये वाला पार्ट कहलाता है सेल बॉडी, ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सॉन। ठीक है, अब बताइए कि इसमें से एक्सॉन ट्रेवल कर आ सकता है? पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करेगा, मेन पार्ट तो यही ना है बेटा कि जो ट्रेवल करेगा अपर टू डाउन या फिर डाउन टू अप। डेंड्राइट्स, क्या इसमें बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत एक पॉइंट है, इसमें क्या ट्रेवल करेगा? डेंड्राइट्स। सेल बॉडी, इसमें भी ये बहुत छोटा पार्ट है सेल बॉडी में, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग नहीं है। सेल आगे है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो इसमें भी ट्रैवलिंग नहीं है। जो ट्रैवल करने वाली बात है वो है कहाँ? मेन एक्सॉन में। तो इसलिए हमारा क्या आंसर होगा कि एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन के रूप में।
अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके वैल्यूएबल कमेंट का हम लोगों को बहुत इंतजार रहता है, ताकि हम और अच्छे से इंप्रूव कर सके। और ये हमारा जो PYQ का सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, हम लोग पहुंच चुके हैं 2016 के क्वेश्चंस पे, और बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, और भी आगे होते रहेंगे। आप लोग तो बने रहिए हम लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिन्स आर। टेनिन क्या होते हैं? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो पहले क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर मेटाबोलाइट क्या होते हैं? देखिए, बहुत आसान है। मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट को मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर वे में काम कर रही है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी, जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होते हैं बल्कि प्राइमरी मेटाबोलाइट के हेल्प से जो बनते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कुछ एग्जांपल क्या है? टैनिन, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका टैनिन है, ठीक है। उसके बाद क्या एग्जांपल हो सकता है? एंटीबायोटिक्स। ये सब क्या हैं? आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। स्टेरॉइड्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सभी क्या, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो क्या हो जाएगा हमारा? टेनिन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बट स्ट्रक्चर की बेसिस पे बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड भी है। कौन? टेनिन। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता हो, चाहे वो बेंजीन के रूप में हो या नॉन बेंजीन के रूप में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। तो टैनिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड से भी रिलेट करता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी वो नेचर में है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड C, मतलब कि 1 एंड 3, मतलब यहाँ पे A एंड C बोथ आर द करेक्ट आंसर फॉर टैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, याद कीजिए आप लोग पढ़े हैं कभी ना कभी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। तो सेल तो बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या है? तो किडनी का मेन काम क्या है? यूरिन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहाँ पर होता है? वो छोटी से छोटी यूनिट जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता हो और जिसके हेल्प से हमारा किडनी काम करता हो, किडनी बना हो। तो स्ट्रक्चरल भी एंड फंक्शनल भी। तो क्या आ जाएगा? नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस एपरेटस, नेफ्रीडिया, रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर क्या है? नेफ्रॉन्स। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है बेटा नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है। नेफ्रीडिया क्या है? ध्यान दीजिएगा, नेफ्रीडिया क्या होता है बेटा? एनेलिड में, एनेलिड्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब ये क्या होता है? तो बेटा जैसे हम लोगों के बॉडी में किडनी काम करती है, उसी तरह से एनेलिड्स में नेफ्रीडिया काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो बेटा रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? किडनी के अंदर प्रेजेंट जितने भी फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। तो बताइए स्ट्रक्चरल यूनिट तो इन सब में से कोई नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो हो कौन सकता है? नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन क्रस्टेशियंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्रस्टेशियंस कौन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रस्टेशिया एक क्लास है किसका, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है, उसका क्लास है आपका क्रस्टेशियंस। इसी क्लास के अंदर कौन आता है, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप। देखिए इसका एग्जाम्पल है क्रैब, केकड़ा, प्राउन, झींगा, लॉबस्टर मतलब बिच्छू। तो ये सभी आते हैं किस क्लास के, ये सभी सदस्य हैं क्रस्टेशियंस के, और क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोडा का पार्ट है। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है। तो बेटा देखिए, पहला है नेफ्रीडिया, तो ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, ये पाया जाता है एनेलिडा में। तो एनेलिडा में होता है तो क्रस्टेशियन पूछा है। तो चलिए, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है जनरली हेलमिंथिस में। हेलमिंथ्स मतलब कि प्लेटी हेलमिंथिस और एस्क हेलमिंथिस। फ्लेम सेल को एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये हो जाएगा आपको एस्क हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस में, तो ये भी नहीं हुआ हमारा आंसर। दूसरा है ग्रीन ग्लैंड्स, बिल्कुल यही है आपका करेक्ट आंसर। क्रस्टेशियन के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। दूसरा है मालपीजियन टिब्यूल। ध्यान देने वाली बात है कि मालपीजियन टिब्यूल भी आर्थ्रोपोडा का ही पार्ट है, बट ये क्रस्टेशियंस में होता है और ये इंसेक्टा ग्रुप में होता है, इंसेक्टा क्लास। ध्यान दीजिएगा कि आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं। तो एक क्लास है क्रस्टेशियन, एक क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास के अंदर कौन सा टिब्यूल पाया जाता है, मालपीजियन टिब्यूल, जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। और आर्थ्रोपोडा के अंदर क्रस्टेशियन क्लास में कौन सा टिब्यूल पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड, जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। इंसेक्टा आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए कुछ। तो इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका घर का मॉस्क्यूटो, फ्लाई और कॉकरोच। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लिम्फ्स डिफर फ्रॉम ब्लड। लिम्फ जो है रक्त से, खून से अलग होता है, किस रूप में, प्रोटीन्स के रूप में। तो भैया प्रोटीन तो दोनों में पाया जाता है। आरबीसी के रूप में, बात सही है, आरबीसी तो अलग होता है, आरबीसी लिम्फ में नहीं होता है, ठीक है। लिम्फ का स्पेलिंग LYMPH होता है, LI गलती से मिस्टेक है वो। आरबीसी में नहीं। प्लेटलेट्स, बिल्कुल प्लेटलेट्स भी नहीं होता है। तो देखिए आरबीसी भी नहीं होता है लिम्फ में और प्लेटलेट्स भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 2 and 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा बोथ B and C। तो आंसर इज D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी इज, पूरे मानव शरीर में सबसे हार्ड पार्ट जो है वो क्या है, कौन है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर बोन होगा, क्योंकि बोन तो सबसे हार्ड होता है, बट यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो बोन नहीं होता है। कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यूज, एक दूसरे को जोड़ने वाले टिश्यूज जो होते हैं, तो बेटा ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। केराटिन, तो देखिए बेटा केराटिन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। चलिए इनामेल पहले समझते हैं हम लोग। इनामेल क्या है और केराटिन क्या है। देखिए ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। केराटिन जो होता है वो हमारे हेयर, नेल, हॉर्न, ये सभी जो बनते हैं, इन सब के लिए बनने के लिए ये एक प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है,
जो हमारे जितने भी नॉन लिविंग पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के नॉन लिविंग पार्ट्स हैं, जैसे कि हेयर, नेल, या फिर जैसे मान लीजिए कि जो मवेशियों में या जो मतलब कुत्तों वगैरह में जो बाल होते हैं, कहाँ के, टेल वाले बाल, टेल के जो इंडिंग पार्ट होते हैं वो सब किस चीज़ के बने होते हैं, बाल, वो बने होते हैं आपको केराटिन के। या कुछ मवेशियों में सींग देखते होंगे, हॉर्न, तो सींग भी किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है आपके केराटिन प्रोटीन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इनामेल। तो इनामेल जो होता है बना होता है बेटा हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इस चीज का बना होता है। बहुत ही ये ट्रांसलूसेंट टाइप का मटेरियल होता है। ट्रांसलूसेंट मतलब कि कुछ दिखेगा आर पार, कुछ नहीं दिखेगा। और ये अब आपके बोन्स, सॉरी टीथ, जैसे टीथ का जो पार्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, नीचे आपके गम्स होते हैं, देखिए अगर आप टीथ को देखेंगे तो कुछ ऐसा आपका टीथ होता है ऊपर से, यहाँ पे आपके गम्स होंगे, और जो सबसे ऊपर में पाया जाता है ये है आपका इनामेल। देखिए इसको बोलते हैं बेटा क्राउन, हम इसको बोलते हैं क्या, क्राउन, इसको बोलते हैं गम, और ये है आपका क्या, इनामेल, जो बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट को। अगर आप इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा किस चीज का, कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब इनामेल का जो केमिकल कंपोजिशन वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन जो लगा रहता है वो किस रूप में लगा रहता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में। तो दुनिया का, सॉरी पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन होगा, इनामेल ऑफ टीथ, दांत का इनामेल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इन रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज्ड इन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो है हमारे रेस्पिरेशन में जब श्वसन लेते हैं तो एनर्जी जो बनती है वो किस रूप में स्टोर होता है, ये पूछ रहा है आपसे। वो आंसर है एटीपी, एटीपी प्लस एडीपी, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड। देखिए बेटा लैक्टिक एसिड क्या है, तो ये मिल्क एसिड है, मिल्क में जनरली पाया जाता है। पायरुविक एसिड क्या है, तो ये भी जनरली आपको रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो एटीपी जो बनता है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, पायरुविक एसिड का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एटीपी के रूप में स्टोर एनर्जी बनती है, स्टोर्ड एनर्जी। प्लांट्स में या एनिमल्स में जो एनर्जी स्टोर होता है जनरली रेस्पिरेशन के जस्ट बाद, वो होता है एटीपी के रूप में। ठीक है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड ए सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के ऊपर पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने अच्छे से सिस्टमैटिक वे में स्टडी किया था? तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे डार्विन, लेमार्क, मेंडल, अलेक्जेंडर। इसका आंसर मेंडल होगा। अब कैसे, तो देखिए डार्विन ने क्या दिया था, पता होगा, नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा है लेमार्क ने क्या दिया था, तो लेमार्क ने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर। मेंडल ने क्या किया था, तो याद होगा आपको, मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इन्होंने ही किया था, जेनेटिक्स का फादर कहते हैं इनको, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जानते होंगे मे भी कहीं, ये एंटीबायोटिक की खोज किए थे, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था,
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ दिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इसको हम लोग शॉर्ट में STD बोलते हैं। STD वो फोन बूथ वाला नहीं, STD है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब वैसा डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? STD। अब बात करते क्या है? यक्षमा मतलब कि TB, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, सिफिलिस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिफिलिस। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, तो ये बेटा TB आपको पता होगा ये किस चीज़ से होता है? ये नॉर्मल इन्फेक्शन से होता है। आप हम हैं बैठे हुए हैं, हम में से किसी को TB हुआ है, कोई बार बार खांस रहा है मेरे सामने, तो उसके अगर बॉडी से जो है बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अगर चला गया तो हम लोगों को क्या हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस। मेनिंजाइटिस क्या है? तो ये एक वायरल फीवर होता है, वायरल डिजीज है। तो जनरली आपको मैंने बताया था इसके पहले भी एक बार, वायरल डिजीज। इसमें क्या होता है? सर के जो लेयर होते हैं वो फूलने लगते हैं, उसमें पानी भर जाता है और फिर बहुत तेज दर्द होता है। नाम ही है मेनिंजाइटिस। सर मस्तिष्क में जो लेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं मेनिंजेस, और आइटिस जहाँ भी लगा उसका मतलब होता है फूला हुआ, मतलब सर के जो आपके ब्रेन के जो लेयर्स हैं वो जो फूलने लगते हैं तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो वायरल डिजीज है ये। हेपेटाइटिस, ये भी आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, वायरल डिजीज है ये भी। देखिए सिफिलिस जो है वो एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। देखिए हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस या TB ये सभी आसपास में रहने वाले लोगों के साफ सफाई न होने की वजह से हो सकता है आपको, लेकिन सिफिलिस उससे नहीं होगा। सिफिलिस होगा कब? जब आप उसके साथ, उस पार्टिकुलर पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आएंगे तब होगा, ठीक है। सेक्सुअली डिजीज और भी बहुत सारी हैं जो आप लोगों जानते होंगे, जैसे कि गोनोरिया, गोनोरिया, एड्स, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, ये सभी क्या हैं? ये सभी STDs हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब ये सब किसी को हुआ है तो हो सकता है कि वो अगर किसी और के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आता है तो उसे भी इन सब डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान दीजिएगा, क्रेब्स साइकिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन से आते रहता है क्वेश्चन। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? अब क्रेब्स साइकिल का नाम क्या होता है चलिए समझ लेते हैं। TCA साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, केल्विन साइकिल, कार्बन साइकिल। देखिए बेटा कार्बन साइकिल हमारे नेचर में होता है, ठीक है। केल्विन साइकिल जो है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड साइकिल है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल नहीं होता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है। और TCA साइकिल, ध्यान दीजिए, पाथवे और साइकिल में क्या अंतर होता है? पाथ का मतलब रास्ता जो एक वन वे चल रहा हो, और साइकिल मतलब जो जिस पॉइंट से शुरू हुआ हो वहीं पे घूम फिर करके आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइकिल। लेकिन पाथवे बोलेंगे कि वन वे ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी रिएक्शन का। तो देखिए क्रेब्स साइकिल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम लोग बोलते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो यही से बना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मतलब TCA साइकिल, क्रेब साइकिल को बोलते हैं। ध्यान रहे आपसे ये भी पूछ सकता था कि क्रेब साइकिल कहाँ पर होता है। तो ये देखिए इसमें तो दो ऑप्शन है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके समझा रहा हूँ। और
देखिए, एक है TCA साइकिल और एक है केल्विन साइकिल। ये होता है आपको, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन, और ये फोटो, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा, एक और नाम देते हैं C3 साइकिल बोलते हैं। और ये किसी से रिलेटेड है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि रेस्पिरेशन रिलेटेड है TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, तो ये कहां पर होगा? तो ये होता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। और ये C3 साइकिल या केल्विन साइकिल जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, तो ये कहां पर होगा? ये होगा क्लोरोप्लास्ट के भीतर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। केल्विन साइकिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। केल्विन साइकिल किस इस प्रोसेस में होता है? तो फोटोसिंथेसिस में। क्रेब्स साइकिल किस प्रोसेस में होता है? तो रेस्पिरेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट जो है वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? ठीक है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? तो देखिए, पहला है प्रोटीन, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फैट एंड ऑयल। देखिए, प्रोटीन तो बेटा प्लांट जब नाइट्रोजिनस फॉर्म को यूज करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड को, तब वो बनाता है प्रोटीन, मतलब कि एक तरह से प्लांट का बाई प्रोडक्ट है। तो ये तो आंसर नहीं रहा मेरा। दूसरा है नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड यूरिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड को, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बेटा अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर प्लांट एब्जॉर्ब करता तो शायद नाइट्रोजन साइकिल की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे पास। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल की जरूरत पड़ती है इसलिए क्योंकि डायरेक्ट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर यूरिया बनाना पड़ता है। और जब इस फॉर्म में आ जाता है प्लांट के, तो नाइट्रेट को, नाइट्राइट को या यूरिया को आसानी से इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा प्लांट। नेक्स्ट है फैट और ऑयल। तो ये तो नाइट्रोजन, इसमें तो नाइट्रोजन होता ही नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं करना है। तो आंसर क्या हमारा? नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड यूरिया। समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के फर्दर क्वेश्चंस के लिए, फर्दर क्वेरी के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशंस के लिए आप माइंड मेकर गुरुजी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आगे आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। आपके वैल्यूएबल्स कमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप कमेंट करें कैसा लग रहा है आपको मेरा क्लास, ताकि हम लोग और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। आप लोगों को कैसा कंटेंट मिल रहा है, समझाने का तरीका कैसा है, आप लोगों को जो मिल रही है एनालिसिस आपके लिए सफिशिएंट है या मोर देन सफिशिएंट है या लेस देन सफिशिएंट है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन्स दैट प्रिपेयर्स द ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन एट हाई इफिशियंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। चलिए बोल रहा है कि हार्मोन्स कैसा, तो प्रिपेयर द ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन एट हाई इफिशियंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब वो हार्मोन जो ह्यूमन बॉडी को इमरजेंसी कंडीशंस में हाई इफिशिएंट बनाने के काम आता है। ऑप्शन है एड्रिनालिन, काइनेटिन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। चलिए समझ लेते हैं। तो बेटा इसका आंसर जो है वो है एड्रिनालिन। एड्रिनालिन हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से? एड्रीनल ग्लैंड से। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? ताकि आपकी बॉडी, जब भी हमारी बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में आती है, बहुत स्ट्रेस, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत एक्साइटमेंट में, तो हमारे बॉडी में रिलीज होता है एड्रिनलिन और हमारा बॉडी नॉर्मल हो जाता है। फिर
ठीक है, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स नॉर्मल काम करते हैं, नहीं तो एक्सट्रीम में क्या होगा, हमारा हार्ट फेल्योर हो सकता है, हमारे ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटीन। बेटा इट इज अ टाइप ऑफ, ये एक टाइप है किसका, साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन का टाइप है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, प्लांट में। और साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, प्लांट इलोंगेशन, सेल डिवीजन करवाना, तो ये भी वही काम करेगा क्योंकि उसी का एक टाइप है। प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, फीमेल में रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेल प्राइमरी सेक्स, मेन सेक्स ऑर्गन है, मेन सेक्स हार्मोन है, मेन सेक्स हार्मोन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स। मानव तंत्रिका तंत्र, जो हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो किस स्पेशल सेल का बना हुआ है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो स्पेशल सेल का बना हुआ है, लेकिन कौन से स्पेशल सेल का बना हुआ है, उसका नाम क्या है नर्वस सिस्टम का, तो है एपिथेलियल सेल्स। ये तो बेटा क्या बोलते हैं, स्किन बनाता है या स्किन के लेयर बनाते हैं। एल्वियोलाई, ये तो लंग्स में होता है। न्यूरॉन्स, तो स्पेशल सेल्स कौन है, न्यूरॉन्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूरल सेल। ठीक है, एक्सॉन्स क्या है, एक्सॉन इज द पार्ट ऑफ अ न्यूरल सेल, तो न्यूरल सेल का एक पार्ट है आपका एक्सॉन। और ये एपिथेलियम क्या है, तो ये आपका बॉडी लेयर है, बॉडी लेयर बनता है इससे। एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई तो लंग्स के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोटेनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं कि आप बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम कुछ जो इम्पॉर्टेंट है, जो कॉमन हैं, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके जो CHS BHU से पूछे गए हैं, उनमें अक्सर ये बोटेनिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो बोटेनिकल नेम किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। ठीक है, बोटेनिकल नेम क्या होते हैं, जो प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बोटेनिकल नेम। टच मी नॉट, छुई मुई जो पौधा होता है उसका बोटेनिकल नेम क्या है। पहला है पाइसम सटाइवम, तो बेटा पाइसम सटाइवम बोलते हैं किसको, कॉमन गार्डन पी। मतलब कॉमन गार्डन पी किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल आम मटर खाते हैं हम लोग, सब्जी वाला, वही। दूसरा है मिमोसा पेड्यूसा, बिल्कुल मिमोसा पेड्यूसा को बोलते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट, छुई मुई, तो आंसर हमारा मिमोसा हो जाएगा। लेकिन आगे है ये किसका देख लेते हैं एक बार, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसको बोलते हैं बेटा चाइना रोज, चाइना रोज। चाइना रोज किसको बोलते हैं, गुड़हल, गुड़हल बोलते हैं हिंदी में, बट इसको कॉमनली हमारे आसपास में क्या बोलते हैं, ओड़हुल का फूल। ये बहुत ही पवित्र, देखिए नाम ही है रोजा, मतलब रोज, रोज की तरह लाल होता है, बट ये जनरली रोज जो होता है जनरली हम लोग क्या करते हैं, इश्क मोहब्बत प्यार दोस्ती में यूज करते हैं। और हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस जो है ये जनरली जब आपको भगवान से प्यार होता है, मतलब कि देवी देवताओं को चढ़ाने में सबसे सर्वोत्तम फूल माना जाता है गुड़हल का फूल, जान लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस। ठीक है, ये सबसे मतलब क्या बोलते हैं, भगवानों की सबसे प्रिय फूल में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्चिस हाइपोजिया, ये होता है बेटा पीनट, पीनट तो समझ रहे होंगे, नहीं, मूंगफली, मूंगफली को बोलते हैं हम लोग पीनट। ठीक है,
तो मूंगफली बोलते हैं आर्चिस हाइपोजिया। तो आपका क्या है, टच मी नॉट किसका है, मिमोसा पेड्यूसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज मेजर्ड बाय। ह्यूमन के बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, किस इक्विपमेंट से? पहला है स्टेथोस्कोप। तो बेटा स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं हम लोग, बताइए? हार्ट बीट या फिर ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट या हार्ट रेट हम लोग स्टेथोस्कोप, जिसको आला वो कान में लगा करके और डॉक्टर जब टच करता है ना, हाँ सांस लीजिए जोर से, हाँ सांस लीजिए छोड़िए, तो ये होता है स्टेथोस्कोप। दूसरा होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। बेटा आप कभी अगर डॉक्टर के पास गए होंगे, या खास करके जब ज़्यादा एज वाले लोग जाते हैं तो उनका बीपी जरूर चेक किया जाता है किसी भी इलाज में। वो होता है क्या, हाथ में आप एक बहुत सारा पट्टी बांध देंगे आपको इस तरह से और बोलेंगे नॉर्मल रहिए एकदम, ना आपको बहुत तेज सांस लेना है ना आपको धीमे सांस लेना है, ना नॉर्मल रहेगा तो आपका बीपी क्या होगा, नॉर्मल आता है। तो इससे क्या नापा जाता है, इसी से नापा जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर। पहले ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या होता था, हाथ से दबाते थे पंप, फिर और अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, तो बस एक सीध आप पंप बांध देंगे हाथ से एक, ताकि उसकी क्या होता है कि उसके अंदर में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, उसमें आपके जो ब्लड वेन्स होते हैं, ब्लड आर्टरीज होती हैं, वो उसके टच में आते हैं और फिर उसके प्रेशर फील करता है और फिर हम आसानी से मेजर कर लेता है कि आपका बीपी कितना है, 120/80 है कि ज़्यादा है कम है, क्योंकि एक 120/80 क्या होता है, एक नॉर्मल प्रेशर माना गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। ये क्या होता है, तो हाइग्रोमीटर होता है बेटा ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट। ह्यूमिडिटी मेजरमेंट का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट जो होता है मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन कहाँ, इन एयर। एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, आज कितनी नमी है, कितनी ह्यूमिडिटी, ये सब पता कैसे करेंगे, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर। इससे पता करते हैं बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है ज़्यादा है, ये कैसे पता करते हैं, ग्लूकोमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा ब्लड प्रेशर के लिए, स्फेग्मोमैनोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ दिस इज नॉन लिविंग इन प्लांट्स। नॉन लिविंग इन प्लांट्स, कुछ सेल्स दिए हुए हैं, जाइलम वेसल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैलिसेड सेल्स, पिथ सेल। चलिए अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। जाइलम वेसल जो होते हैं वो जाइलम का पार्ट है, जाइलम का पार्ट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा किसका, फ्लोएम का पार्ट है। पैलिसेड सेल्स ये क्या होते हैं, लीफ बेस, सॉरी लीफ के अंडर नीचे, जैसे लीफ ये होता है, अगर लीफ ऐसा है तो लीफ के जो नीचे वाला पार्ट होता है एक लेयर, तो वो होता है लीफ के बेसमेंट में सेल्स पाए जाते हैं। पिथ सेल्स क्या होते हैं, जनरली ये आपके स्टेम और रूट में सेंटर में पाए जाते हैं। अब देखिए, तो बेटा आपको ये पढ़े होंगे कि जाइलम में और फ्लोएम में कुछ डेड सेल्स भी पाए जाते हैं। जाइलम भी 4 सेल्स का बना होता है और फ्लोएम भी 4 सेल्स का बना होता है। ज़रा एक बार देख लेते हैं हम लोग कि जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन से सेल्स हैं। देखिए, जाइलम के अंदर जो होता है वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। फिर होता है जाइलम
फाइबर, फिर होता है ट्रैकीड, फिर होता है वेसल्स। बहुत अच्छे तरह से आप याद रखेंगे इस बात को कि जाइलम में 4 सेल्स होते हैं और इन चारों सेल्स में मात्र जाइलम पैरेन्काइमा ही जो होता है वो लिविंग होता है, बाकी सभी डेड होते हैं। ठीक, तो आप यहीं से आंसर तो मिल गया आपका कि जाइलम वेसल्स बोल रहा है, जाइलम में वेसल्स क्या है, नॉन लिविंग मतलब डेड। और आपसे यही तो पूछा है कि डेड वाला कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा जाइलम वेसल्स। ओके, चलिए और इसी तरह से अगर फ्लोएम मान लीजिए ऑप्शन होता तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ना यही सिर्फ होता है लिविंग, इसके अलावा सब डेड, सॉरी गलत बोल दिए, फ्लोएम फाइबर होता है सिर्फ डेड होता है, बाकी 3 उसमें लिविंग होते हैं। अपोजिट है थोड़ा सा, जाइलम में 3 डेड होते हैं, 1 लिविंग होते हैं। फ्लोएम में एक लिविंग होता है, 1 डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय, कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर जहर फैलेगा इसके जहरीलेपन को कौन रोकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के जहरीलेपन को कौन रोकता है या कौन कम करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो बेटा देखिए, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक्सचेंज कौन करता है, एक्सचेंज करता है आरबीसी। ठीक है, तो भैया ये तो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया हमारे लिए गलत, प्लेटलेट्स ये भी गलत, प्लाज्मा का कोई ट्रांसपोर्ट में रोल ही नहीं होता है। और आपको पता होगा कि आरबीसी के लेयर के ऊपर क्या होता है हीमोग्लोबिन, और यही जब कैरी करता है, जब ढोता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो बनाता है HbCO। मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट जाता तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता, लेकिन उसके पॉइजनस, उसके जहरीलेपन को कम कर देता है कौन, हीमोग्लोबिन, और बनाता है क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके साथ में आता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से थोड़ा कम पॉइजनस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट जाता हमारे बॉडी में तो ज़्यादा हानि करता, लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके वो पॉइजनसिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत आदमी पापी इंसान है और वो अकेले रहेगा तो ज़्यादा पाप करेगा, लेकिन उसको बार बार कोई समझाने वाला रहेगा तो थोड़ा कम काम पाप करेगा, वो थोड़ा कम बदमाशी करेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ह्यूमन सलाइवा जो है कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। तो देखिए, सलाइवा मतलब मुंह में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड तो मुंह में ही होता है। अब देखिए पेक्टिनेज, पेक्टिनेज क्या है, तो ये पेक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है जो कहाँ पाया जाता है, प्लांट के सेल वॉल के मिडिल लैमेला में, मिडिल लैमेला कहाँ पे, सेल वॉल में। तो ये तो हमारे मुंह में आएगा ही नहीं। पहली बात, सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, सेलुलेज का एक एंजाइम है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी प्लांट के सेल वॉल में। दूसरा एमाइलेज, इसी को ये कहाँ पाया जाता है, हमारे बॉडी में अच्छे मात्रा में पाया जाता है। ये आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के काम आता है, डाइजेस्ट करने के काम आता है। पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत जगहों पर रिलीज होता है एमाइलेज, पैंक्रियाज में भी रिलीज होता है, ठीक है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स में भी रिलीज होता है,
इसके बाद प्रोटीएज, ये क्या करता है, ये है आपको प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि खुशियां तो बांटने से ही बढ़ती है। ठीक है, गम बांटना नहीं चाहिए बट खुशियां जरूर बांटनी चाहिए। अगर खुशियां आपको अच्छे लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद है, तो अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाइए। चलिए, फूड इनटेक इन अमीबा। अमीबा में फूड इनटेक कैसे होता है, चलिए बात करते हैं। अमीबा में जो फूड इनटेक होगा वो कैसे होगा, तो वैक्यूल्स, सीलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया। देखिए बेटा, सीलिया तो अमीबा में होता ही नहीं है, फ्लैजेला भी अमीबा में नहीं होता है। अब बच गया वैक्यूल्स। तो बेटा ये वैक्यूल्स जो होता है ना, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन और फिर इंजेशन, इजेशन में हेल्प करता है, मतलब डाइजेस्ट, ब्रेकडाउन और फिर बाहर एलिमिनेशन। लेकिन स्यूडोपोडिया क्या करता है, ये इंजेशन में हेल्प करता है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। ओके, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कस्क्यूटा अमरबेल क्या होता है, परजीवी, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, इंडोफाइट, हेलोफाइट। तो बेटा परजीवी होता है कस्क्यूटा, दूसरे पौधे के ऊपर पूरा एक नेटवर्क बना लेता है और फिर उस पौधे से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उस पौधे को मार डालता है और अपने हरा भरा रह जाता है। ठीक है, आगे है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होते हैं, फंजाई, क्या करते हैं, डेड डिकेड मटेरियल पे अपना भोजन करते हैं। ठीक है ना, डेड मटेरियल्स पे मटेरियल पे फीड करते हैं। इंडोफाइट जो होते हैं वो होते हैं प्लांट्स के अंदर इंटरनल पैरासाइट ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर में जो कुछ पैरासाइट होते हैं, जैसे ये तो प्लांट का क्या है, ये है एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के बॉडी के ऊपर से छाता है। उसी तरह से प्लांट बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर घुसे हुए हैं और उस प्लांट को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंडोफाइट। दूसरा है हेलोफाइट। हेलोफाइट वैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑफ सैलाइन एरिया, सैलाइन या फिर नमकीन, मतलब नमक वाले पानी, जो मैराइन वाटर होते हैं उसके जो किनारे किनारे अगर जो प्लांट पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हेलोफाइट्स। ठीक है, तो प्लांट्स ऑफ सैलाइन एरिया आर कॉल्ड एज हेलोफाइट्स। तो आंसर आपका क्या होगा, कस्क्यूटा, मतलब पैरासाइट क्या है, कस्क्यूटा क्या है, पैरासाइट है जो पौधे के ऊपर रहकर अपना फीड करता है। आज के लिए लास्ट और आपका 25वां क्वेश्चन है, organisms which make their own food from carbon dioxide and water। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और कंफ्यूजन भी थोड़ा क्रिएट करेगा। पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड से और साथ में वाटर से अपना खाना बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो बेटा बताइए मुझे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, इससे खाना बना रहे हैं, मतलब ये बनेगा, अब क्या बनेगा मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। अभी फोटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स किसके बोलते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो पता ही होगा क्या होता है, CO2 प्लस H2O बनाता है क्या, C6H12O6 प्लस O2। अब देखिए यहां पर ये क्या बना रहा है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये आपका यही तो रिएक्शन हो गया, यही तो पूछ रहा है। ऑप्शन तो आपका पहला ही सही हो गया, फोटोट्रॉप्स। आगे हेट्रोट्रॉप्स, मतलब जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, क्या करते हैं, दूसरे से खाना खाते हैं, किसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ऑर्गेनोट्रॉप्स, देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से अगर खाना बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये किस में होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ होता है, फोटोट्रॉप्स किस में होते हैं, प्लांट्स। इसका एग्जांपल है प्लांट्स, इसका एग्जांपल है एनिमल्स, और इसका एग्जांपल है प्रोटिस्टन्स, प्रोटिस्टा। ऑर्गेनोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूं कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से जो खाना बनाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिर्फ हेल्प लेते हैं, पूरी तरह से उसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। अगर उसी पे डिपेंड होते, ठीक है, और नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, तो फिर हम इसको भी फोटो ऑटोट्रॉप्स नहीं बल्कि कोई ऑटोट्रॉप्स ही बोलते हैं, लेकिन इसको ऑटोट्रॉप्स नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनोट्रॉप्स, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से जो खाना बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा वगैरह। पैरासाइट्स तो जानते ही हैं, ठीक है, जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। ओके, तो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन रहा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले पीवाईक्यू के सीरीज में, इसी पीवाईक्यू के सीरीज में अगले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कैसा लग रहा है आपको ये पेपर डिस्कशन, इस तरह के एनालिसिस, आप जरूर कमेंट करेंगे नीचे, ठीक है, और लाइक करेंगे। और फिर अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल माइंड मेकर गुरुजी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी BHU CHS से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, सीट से रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा चैनल आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माइंड मेकर गुरुजी ऐप्स, ठीक है, जिसमें आपको BHU के रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी। सिर्फ CHS की ही नहीं बल्कि पूरे BHU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय।